नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, राजस्थान में चुनावी गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और वो गतिविधियां हैं उपचुनाव को लेकर। 4 स्थानों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, हॉट सीट है सुजानगढ़ विधानसभा की सीट, जहां कांग्रेस का एक उम्मीदवार तय हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनेक उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो निश्चित रूप से अधिकार रखते हैं पार्टी के लिए। और अगर कहा जाए कि इन नामों की संख्या लगभग 10 है, यानी एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। और मैं एक के बाद एक व्यक्ति से आपका परिचय करवा रहा हूं, उन लोगों का परिचय जो अभी तक हमारे सामने नहीं थे या उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। आज एक और उम्मीदवार हमारे साथ है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा उपचुनाव की टिकट पर दावेदारी की है और इस व्यक्ति का दावा भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इतिहास इनके साथ जुड़ा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप है भगवान स्वरूप जी गुर्रा। श्री भगवान स्वरूप जी गुर्रा के पिताजी उदय राम जी गुर्रा सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रथम प्रधान होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। और आपको बता दूं कि पंचायती राज की स्थापना हुई थी राजस्थान में नागौर जिले में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू नागौर आए थे, तो आपके पिताजी उदय राम जी गुर्रा ने उनको मदिरा भेंट किया था। बातचीत करते हैं भगवान स्वरूप जी गुर्रा के बारे में। आप भी राजनीतिक में हस्तक्षेप रखते हैं। पंचायती राज चुनाव में आप पे पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, अनेक बार चुनाव आपने लड़े हैं, आपकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका परिवार जनसंघी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आप अगर दावेदारी करते हैं तो इसमें कोई गलत काम नहीं है, आपका अधिकार बनता है। हालांकि आप लालगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए सुजानगढ़ की राजनीति में आपने अधिक सक्रियता नहीं दिखाई है। लेकिन अब चूंकि उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अपने पारिवारिक राजनीतिक ताकत को देखते हुए उन्होंने दावेदारी की है। संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भगवान स्वरूप जी गुर्रा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें इस बात की खुशी है कि एक ऐसे व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं जिनके पिताजी सुजानगढ़ के प्रथम प्रधान रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपने बारे में बताएं, आपका राजनीतिक कैरियर, आपके जो व्यवसाय के बारे में, ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में पूर्ण रूप से जान सकें। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और आप मेरा ये पूछ रहे इंटरव्यू ले रहे हैं। और दूसरे में राजनीतिक कैरियर के बारे में तो ऐसा है कि मेरा शुरू से ही परिवार राजनीति संबद्ध रहा है। मेरे पिताजी पंचायत समिति सुजानगढ़ के सबसे पहले प्रधान बने और उससे पहले जब पंचायती राज बना तो पंचायती राज का उद्घाटन, पंचायती राज का नागौर के अंदर शुभारंभ हुआ। उस समय वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके जब जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ किया, तो उस समय में पिताजी ने उनको मदिरा भेंट किया था और मदिरा भेंट किया था और बहुत बड़ी खुशियाँ मनाई थी उन लोगों ने। तो वो चित्र आज भी है, मैं आपको अभी उपलब्ध कराऊँगा। और उसके बाद में पंचायती राज के में करके उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी छापर, जब कॉन्स्टिट्यूंसी छापर हुआ करती थी, सुजानगढ़ नहीं थी जी, तो वहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। और उस चुनाव में मात्र कुछ एक वोटों से पिताजी रह गए थे और कांग्रेस की विजय हुई थी। उस समय राउतराम जी आर्य विधायक बने थे। जी, आप सही कह रहे हैं। उस समय राउतराम जी आर्य जो थे वो कांग्रेस से लड़े थे और वो कुछ एक वोटों से जीत गए थे, मात्र कुछ एक वोटों से, कोई ऐसा ही था। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसमें पिताजी ने जो उनको चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ था वो दीपक का था और वो दीपक का चुनाव चिन्ह मेरे सामने है और मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और वहाँ उस समय में उनकी मतलब ऐसी थी कि लोग यूँ मानते थे कि ये हार नहीं है, ये जीत है। कुछ एक लोगों की राजनीतिक उठापटक हो जाती है, उसके वजह से उनकी हो गई थी, वरना उनका जीत तो सुनिश्चित थी। उसके बाद में पिताजी ने पंचायत समिति के मेंबर बहुत लंबे टाइम तक रहे और वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो शाखाओं में जाते थे। मेरे को भी वो छोटा था तभी ले जाते थे कि चलना चाहिए, शाखा में जाना चाहिए। तो मेरे को, मैं बच्चा ही था, तो मेरे को बड़ा कौतूहल होता था वहाँ जाके लेफ्ट राइट करना और वो ऐसे ऐसे नमस्कार करना और यूँ करना, और वो बहुत अच्छा लगता था। आज तो खैर मैं अभ्यस्त हो गया हूँ इन बातों का, क्यों मैं संघ में जाता रहता हूँ। फिर उन्होंने पंचायत समिति के मेंबर बहुत लंबे टाइम तक रहे। अब दोबारा चुनाव जब विधानसभा का आया, उस समय में पिताजी को हार्ट अटैक हो गया और वो देवलोक हो गए।
तो मेरा तो झुकाव राजनीति से था, इसलिए मैंने भी सबसे पहले पंच का चुनाव लड़ा जी। और पंच के चुनाव में जब मैं जीता तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या जीत गए हम। और फिर मैं उप सरपंच बना। उप सरपंच बन के सरपंच की बारी आई, मेरे को कहा आप सरपंच का चुनाव लड़ो अब की बार। मैंने कहा सरपंच का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे जो सम्माननीय लोग हैं उन्होंने मित्रों ने मुझे सलाह दी कि सरपंच के चुनाव में आधा गांव दुश्मन हो जाता है, तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो ब्लॉक पंचायत समिति का चुनाव लड़ो, तो वहाँ मीटिंग में जाओगे, बैठोगे, अधिकारियों से बात होगी, गांव में विकास के काम कराओगे तो अच्छे लगोगे। ये सरपंच वाला चुनाव तो पसंद नहीं है, इसमें पैसा कमाने वाले लोग जाते हैं। आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, सादा जीवन है आपका। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने वो चुनाव सरपंच का नहीं लड़ा। और मैं पंचायत समिति का चुनाव 2-3 बार लड़ गया। एक बार जीता हूँ, 2 बार हारा भी हूँ। और फिर मेरी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया, वो भी 1 बार हारी, दोबारा में जीती और भारतीय जनसंघ से ही चुनाव टिकट लेकर के ही वो जीती है। और इसी प्रकार मैं भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे ही चुनाव लड़ा हूँ। उसमें मैं अब की बार पिछला चुनाव लड़ा हूँ, उसमें मैं हार गया था। तो राजनीतिक ये चलता रहता है। अच्छा, विधानसभा के चुनाव के बारे में यूँ रहा कि मैं बार बार आज 20 साल से मेरे को पीछे धकेल रहे हैं, 20 या 25 साल ही हो गए पीछे धकेल रहे हैं कि अब की बार आप रह जाओ, अब की बार आप हमारे कहने से रुक जाओ, टिकट मत मांगो, अब की बार आपका ही नंबर है। इससे पहले भी आपने दावेदारी की? बहुत, अरे दावेदारी नहीं करने दी ना। जो पास के लोग कह देते हैं सब कि साहब अब की बार तो आप खेमाराम जी जीत रहे हैं, तो इनको आप लड़ने दो चुनाव। अब की बार तो रामेश्वर जी भाटी वो कर रहे हैं, तो वो दोनों विरोधाभास में आप पिट जाओगे बिना मतलब। तो मैं कहा छोड़ो, तो हमने चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग कह देते हैं तो फिर माननी पड़ती है बात। मैंने कहा चलो छोड़ो। तो इस यूँ करते करते मेरी उम्र भी बढ़ रही है। मैंने कहा भाई अब की बार तो मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे कोई लड़े कोई हारे। फिर मैं कब लड़ूंगा चुनाव? मैं इतने सालों से बीजेपी में कांग्रेस वालों से लड़ते रहे हैं, और वो तो हमेशा उनका विरोध करते रहे हैं और संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष का लाभ फिर अपने को कब मिलेगा? मैं फिर चुनाव कब लड़ूंगा? तो मैं अब की बार चुनाव लड़ूंगा। अब की बार भी मुझे तो कहा लोगों ने कि साहब अब की बार आप मतलब खेमाराम जी का फिर नंबर आ जाएगा। मैंने कहा भाई खेमाराम जी ने मुझे कहा कि अब की बार आप आ जाओ। आप मेरा विश्वास करेंगे, मुझे उन्होंने जयपुर में कहा कि आपको अब की बार चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है। और फिर अभी मैं दिल्ली गया था, वहाँ मेरा बड़ा लड़का एक्सेंचर में सीनियर मैनेजर है, स्ट्रेटेजी डायरेक्टर है वो। तो वहाँ मैं गया हुआ था दिवाली के, हम सारे परिवार वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ भी मुझे खेमाराम जी का फ़ोन आया कि आपको चुनाव लड़ना है, आप आ जाओ। अच्छा, एक बात बताइए, आप खेमाराम जी के बल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं या अन्य अधिकारियों के सामने भी आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है? नहीं, खेमाराम जी की तो बात ऐसी है कि मेरे को खेमाराम जी ने और उनके जो घनिष्ठ मित्र हैं उन लोगों ने, सब ने, क्यों वो भी तो मेरे ही मित्र थे ना, मेरे पार्टी के लोग थे। तो उन्होंने मुझे बार बार किया कि आप चुनाव अब की बार नहीं। अब की बार उन दोनों ने 2 बार कह दिया खेमाराम जी ने आप चुनाव लड़ो। चाहिए ये बात तो है उनकी, हमारी व्यक्तिगत बात, हमारी मित्रता की बात। तो बाकी दूसरे लोग जो है ना, वो लोग तो मुझे कह रहे हैं कि अब आपको ही चुनाव लड़ना है, हम आपके साथ हैं। खेमाराम जी तो क्या है कि अब चुनाव लड़ते आए हैं, उनका जनाधार भी कुछ कम हो गया आपकी बार। और उनकी पत्नी वैसे ही प्रधान बन चुकी है। तो उनको तो एक बार मौका दिया चुका। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही है कि जो अब एक व्यक्ति एक पद का नियम है, ऐसी विचार हैं। तो जैसे संतोष के बारे में मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा भाई मैं तो क्या जानूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, संतोष का नंबर नहीं आएगा, वो तो प्रधान बन गई ना, बना दिया ना उनको। तो उनको प्रधान की टिकट दे दी बीजेपी ने, और खेमाराम जी को टिकट दे दी, तो ये दोनों तो प्रधान बन गए। ये आपके लाइन में नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, वो तो आप जानो साहब, अब क्या है कि बीजेपी की विचारधारा की बात है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सारी उम्र बीजेपी में भागता रहा और बीजेपी की मानता रहा, और मैं हमेशा हर चुनाव लड़ता हूँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। और मैंने मेरे भाई को भी सरपंच का चुनाव लड़ाया था, उनकी पत्नी को भी सरपंच का चुनाव लड़ाया था, वो भी कुछ वोटों से हार गई थी। भगवान स्वरूप जी, हम इसी बात पर फोकस रखेंगे कि आपने जो दावेदारी की उसमें कितनी मजबूती है, कि इसका आधार क्या है? आपने भी बड़े नेताओं के सामने अपना प्रस्ताव रखा है? हाँ बिल्कुल, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों से मैंने निवेदन किया है और अपने बारे में पूरी जानकारी दी है। वो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं सभी लोग। तो जैसे मैंने श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जो हमारे इस टीम के हेड हैं, उनको भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको कहा था। सतीश जी पूनिया जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैंने निवेदन किया। गुलाब चंद जी कटारिया से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे पूरी बात की है। और ऐसे ही राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो यहाँ हमारे चूरू जिले के दिग्गज नेता हैं, दिग्गज क्या है, वो तो शहर हैं हमारे यहाँ, तो उनसे भी मैंने कई बार निवेदन कर दिया है। और ऐसे ही हमारे राम सिंह जी कसवां साहब जो MP हैं पुराने,
पूर्व MP रहे हैं कई बार, तो उनसे मैंने निवेदन किया। तो ऐसे ही राहुल जी कसवा हमारे MP अभी मौजूदा हैं, तो उनसे भी मैंने निवेदन किया है। और जितेंद्र जी यहाँ के जो प्रभारी रहे हैं अभी हैं, उनसे मैंने निवेदन किया है। सारस्वत साहब है, बाकी जितने भी पदाधिकारी यहाँ के हैं, टिल ये क्या जितने भी पदाधिकारी बीजेपी के हैं, उन सब से मैंने निवेदन किया है और सबको मैंने अपनी पूरी बायोडाटा कंप्लीट उनको दी है, उनको बताया। उन्होंने सभी ने मुझे आश्वस्त किया कि टिकट आप ही को मिलेगी। और क्यों मिलेगी कि सबसे बड़ा उसका कारण यह है कि आपको टिकट कब देगी पार्टी फिर, तो इसलिए आपका वर्चस्व है। बाकी लोग तो चुनाव और भी लड़ सकते हैं, उनका टाइम पड़ा है। अब आपकी उम्र तो 70 के करीब आ गई है, तो फिर अब 75 में तो टिकट पार्टी देगी नहीं आपको, तो इसलिए आपको तो चुनाव लड़ना ही है और आपको टिकट देंगे। सभी ने ऐसा कहा मुझे। भगवान स्वरूप जी, आप राजनीतिक परिवार से हैं, पिताजी प्रधान रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति के बारे में भी जानते हैं। आप सुजानगढ़ से जुड़े भी रहे, आपको क्या लगता है अब तक की राजनीति में पिछले 40-45 वर्षों में जिस तरह से इन विधायकों ने यहाँ पर काम किया है, क्या आपको लगता है कि वो ये सब कर पाए हैं जिसके लिए जनता उनको चुनती है? इस बारे में तो मामला बड़ा गड़बड़ है साहब। पार्टी की क्या है कि विडम्बना ही समझिए कि पार्टी की जनाधार कम हुआ है, पार्टी का बहुत बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में जब यहाँ नगर परिषद के चुनाव हुए, उस चुनाव में बीजेपी क्या इतनी गिर गई है कि उसको 20 ही सीट मिले और कांग्रेस को 40 सीट मिले। ये तो बहुत बड़ी अनहोनी वाली बात हो गई। 20 भी नहीं, आप कह रहे हैं 19 ही मिली है, तो हाँ एक वो थी। तो फिर बताइए, अब बीजेपी का तो जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये यहाँ इसमें नहीं, बाकी और जगह भी आप देखो तो सब जगह ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात हो गई। अब लोगों में बड़ी घृणा के भाव पैदा हो गए कि ये क्या राजनीति हुई। अब जहाँ जो टिकट का निर्णायक 3 आदमी 4 आदमी, हद से हद 5 आदमी होते हैं निर्णायक, यहाँ 16 आदमी जो बनाए गए थे, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, वो 16 आदमी थे। 16 आदमियों को निर्णय करना था किस किस को टिकट देनी। तो ऐसा कहीं हुआ है क्या? आज तक मैंने तो देखा नहीं, ना सुना कहीं भी। तो ये क्या है, वो और भी राजनीतिक बातें देख लीजिए आप। यहाँ मतलब बीजेपी का बहुत बड़ा जो है तबका गड़बड़ हो गया और सब लोग आपस में कंट्रोवर्सी में तुले हुए हैं कि एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। इनके ऐसा होता है कि अब कुछ लोगों को तो यूँ लग गया था, कुछ उम्मीदवारों को यूँ लग गया था कि हमें तो अपने आप ही वोट मिल जाएंगे, पार्टी के सिंबल पर ही हमें वोट मिल जाएंगे। तो अभी तो नरेंद्र मोदी के कारण ही वोट मिल जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी के कारण मिल जाएंगे, आपने क्या किया जनता के लिए? जनता तो तरस रही है इन बातों को। अभी हाल ही में तो ऐसी हालत ख़राब है कि ना तो कानून व्यवस्था है, कानून का तो राज है ही नहीं, बिल्कुल गुंडागर्दी जैसी बातें हो गई है। दिन भर गलत सलत बलात्कार, हत्या और लोग ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, कोई सुनाई नहीं करता। लोगों के जो आमूल जो छोटे मोटे काम होते हैं वो काम नहीं हो पा रहे हैं। छोटे मोटे कामों के लिए लोग भटक रहे हैं इधर उधर, और जो विकास की योजना है उनको तो भूल ही गए कि विकास तो होना ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो सीधा सा जवाब है कि फंड ही नहीं है। और सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो कागजों में पड़ी है, यहाँ लाए कौन बताए जनता को कि ये है, क्योंकि ये नेताओं की अनदेखी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उदास हो रहे हैं और मायूस हो रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि जनाधार भारतीय जनता पार्टी का भी कमज़ोर हुआ है, तो इसको आप कैसे उठा पाएंगे? अगर आपको टिकट दी जाती है तो ऐसा आप क्या करेंगे कि ये जनाधार बढ़ जाए, लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हो जाए? आज तक जितने विधायक बने हैं और ये आरक्षण व्यवस्था होने के बाद में, तो लगभग मेघवालों को ही टिकट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मेघवाल को टिकट दी है, और सिर्फ एक रामेश्वर जी भाटी को छोड़ करके आज तक मेघवालों को टिकट दी है। और मेघवालों को इसलिए दी है कि मेघवालों का जनबल अधिक है। तो जनबल अधिक होने के कारण से वो देखते हैं कि ये मेघवालों की अगर वोट ले लेंगे तो जीत जाएंगे, मेघवाल है, मेघवाल इनको वोट दे देंगे। जबकि ये बिल्कुल ही गलत आइडिया था, क्योंकि मेघवालों के इन नेताओं को 5% ही वोट कभी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि वो सारे वोट कांग्रेस को देते हैं। और मैं ये सबसे बल ये इस मामले में मैं सबसे क्या कहते हैं, मैं इसको अपने आप में कहूँ कि अपने आप की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे इशारा ही कर देना कि टिकट आपको देंगे, तो मैं 10% वोट तो आज ही आपके यहाँ उनको मेंबर बना दूंगा बीजेपी के, और 50% वोट मतलब अथुणे क्षेत्र के, रघुणे क्षेत्र के करके 50% वोट जो मेघवालों के वोट है वो मैं ले आऊँगा।
और ऐसे वोट इनको आज तक नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? कि ये कोई मेघवालों से समाज में कोई बना कर रखते ही नहीं। मेघवालों को तो यूँ समझते हैं ये तो बेकार की चीज़ है कि कोई किसी काम की है ही नहीं, इनका कोई विकास नहीं हो रहा, वो सब बेचारे मायूस होकर घूम रहे हैं, जबकि मेघवालों का प्रतिनिधि आता है। तो इसलिए, और कांग्रेस में जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनका काम करवा लेते हैं, तो वो जनाधार उनके साथ है, उनके साथ नहीं है। मैं मेघवालों का ब्राह्मण हूँ, और मेघवालों का क्या सच पूछो तो नायकों का, दूसरी जो जितनी भी जातियाँ हैं ना, मेघवालों के अलावा शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियाँ हैं उन सब जातियों का ब्राह्मण हूँ मैं। समझा नहीं मैं, यानी पंडिताई का कार्य करते हैं उनके लिए? जी, मैं पंडिताई का काम भी करता हूँ, उनके पंडिताई के और दूसरे शुभ काम जितने भी होते हैं, मांगलिक काम, उन कामों में मैं संलग्न रहता हूँ, उनके काम करवाता हूँ, और उनका मैं पंडित हूँ। इसलिए हमें गुरु कहते हैं, और गुरु कहते हैं आगे ड़ा लगा दिया हमारे, वो ऐसे लगा दिया कि क्योंकि छोटी जाति का मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे नाम के आगे ड़ा लगा दिया। जैसे जाट के आगे जाटड़ा, कुमार के आगे कुमारड़ा, खाती के आगे खातीड़ा, है ना, तो किसी के आगे ड़ा लगा देते हैं तो वो जाति का अपभ्रंश हो जाता है, उसमें उसको हल्का बोल के लेते हैं। और चूंकि हम मेघवालों के ब्राह्मण थे इसलिए हमें गुरुड़ा कहा गया। अच्छा। तो हम मेघवालों के शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मण हैं, और उनके जो संस्कार है वो हम करवाते हैं। ब्याह शादी जन्म का है जो है नामकरण संस्कार है वो करवाते हैं। भगवान स्वरूप जी, मैंने सुना है आप चिकित्सक का काम भी करते हैं? हाँ, मैं चिकित्सक का तो शुरू से ही कर रहा हूँ। मतलब मैं पहले क्या है कि होम्योपैथिक में मैं यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट थी हमारे, कन्हैयालाल जी सेठिया और ललित जी जो हैं जयपुर, जिनका है होटल, रॉयल होटल के नाम से है, उनका व्यवसाय है, वो बहुत बड़े आदमी है। उनका एक चिकित्सक था, चिकित्सालय है वहाँ लालगढ़ में था, तो वो मैं चलाता था, मैं उसका संचालन मैं ही करता था, मैं उसका हेड था। और वो चैरिटेबल ट्रस्ट था, चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से चलता था। तो ललित जी ने और कन्हैयालाल जी सेठ ने बहुत बड़ा इसका योगदान था, उन्होंने चलवाया था, तो वो मैं चलाता था, और काफ़ी लंबे समय तक मैंने उसको चलाया। तो होम्योपैथिक का और बायोकेमिक का था वो, तो दोनों का अनुभव मुझे बहुत अच्छा हुआ। फिर बाद में मैं एलोपैथिक का करने लगा, बीच में आयुर्वेदिक का भी किया। तो मैं आयुर्वेदिक से मैंने कोर्स भी किया है, और मैं आयुर्वेद की परीक्षाएं भी मैंने पास की है, वैद्य विशारद हूँ मैं। और क्या है कि आयुर्वेद में तो मैंने काफ़ी हद तक काम किया। यहाँ सुजानगढ़ में मेरा मेडिकल स्टोर भी था वो आयुर्वेद का, वो भी मैंने किया है यहाँ आर्य समाज के सामने। तो और फिर बाद में मैं एलोपैथिक का करने लग गया। तो एलोपैथिक का यानी मैं सारी पथ्याएँ वो करता रहा। तो एलोपैथिक में तो मेरी मेडिकल स्टोर चलाया मैंने खूब लंबे टाइम तक, और अभी मेरा मेडिकल स्टोर जयपुर में जो है मेरा लड़का चला रहा है, छोटे वाला वो चलाता है। तो मेरा जयपुर में मेडिकल स्टोर है, और मेडिकल स्टोर का धंधा तो आज भी मेरा बदस्तूर है। और मैंने तो कई मेडिकल स्टोर किए हैं, कई चलवाए हैं, लोगों को खूब सिखाया है, काम सिखाए हैं, लोगों को खुला के दिए हैं। गुरुड़ा जी, आप हरफन मोला है, यूँ कहें तो ऑलराउंडर हैं। राजनीति आप करते हैं, पंडिताई आप कर लेते हैं, चिकित्सा के रूप में आप काम कर लेते हैं। तो अब राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं सुजानगढ़ से, तो उसमें क्या करने का संकल्प, आप क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके अगर आपको पार्टी टिकट देती है? पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं ज़मीन से उठा हुआ आदमी हूँ, और राजनीति से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि जनता को क्या चाहिए। और जनता यहाँ ये रहा है कि हर नेता जो बन जाता है, विधायक बन जाता है, वो भूल जाता है कि जनता ने आपको बनाया है तो जनता के लिए कुछ काम करो। और लोग क्या है, तरस जाते हैं काम को, उनको ये नहीं पता कि कहाँ पर क्या होता है। उनको ये कहा जाता है कि आपको ये फॉर्म भरना है, यानी आपको एक सौर ऊर्जा जैसे मेरे गांव लालगढ़ में मेरे खेत में सौर ऊर्जा लगी हुई है, मेरे खेत में छोटे फव्वारे लगे हुए हैं, मिनी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो और दूसरे में मेरे ट्यूबवेल भी है, और एक में सौर ऊर्जा भी है, तो और प्याज भंडारण भी है, और आपके चारों तरफ बाउंड्री वगैरह वाल वो है, क्या कहते हैं उसको, तारबंदी वगैरह है, पट्टियाँ रोप के कराई हुई है। तो सारा कुछ मेरे खेत में। लोग कहते हैं आप क्यों ले आते हो, हमारे लिए भी ले आओ। मैंने कहा भाई जब फार्म भरे जाते हैं तो मैं भाग के भर देता हूँ फार्म, और फार्म भर देते हैं तो क्या हमें भी बताओ कि आओ मेरे साथ चलो। तो यहाँ से मेरे गांव लालगढ़ जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट गांव है। तो वहाँ होने की वजह से मैं तो लोग बाग बेचारे गरीब आदमी तो आ ही नहीं सकता, चूरू कहाँ पड़ जाता है, वहाँ जाके फार्म भरो और वहाँ जाओ और करो। सुजानगढ़ फार्म भरते हैं तो वो राजनीति हो जाती है, ओछी राजनीति, अपने अपने लोगों को ले लेते हैं, गरीब लोगों को सुनता नहीं है। तो यूँ करके लोग बहुत दुखी हैं। तो और होना ये चाहिए कि
सीधा आए और फार्म भर दे। और अब उनका फार्म कौन भरे, किसको मतलब है, विधायक बनने के बाद भूल जाते हैं सब लोग। यानी किसानों को जानकारी नहीं मिल पाती है, योजनाओं की फायदा नहीं मिलता है। तो मैं अगर विधायक बनता हूं तो मैं आपको क्या, मैं किसान मुझे जानते हैं, तभी तो मैं इस विश्वास पे ही तो मैं कह रहा हूं 50% वोट मैं ले आऊँगा। मैं तो उनका आज ही फार्म भरा दूंगा साथ में, चलो मेरे तो अभी मैं कहता हूँ कोई मानता ही नहीं है, कौन मानेगा मेरी, बताइए। मेरे पास कोई पद तो है नहीं, कोई पावर नहीं है, तो पावरलेस आदमी की कोई सुनता नहीं है। तो अगर मुझे टिकट दी जाती है तो मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा और पार्टी को जिता के लाऊंगा। तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और मैं जनता का काम करूंगा। सेवा भाव के लिए मैं जो है राजनीति में आया हूं। और मेरा एक बात और है, मैं आज तक का मेरा इतिहास है, मेरे लिए कोई भी अदना आदमी नहीं कह सकता कि भगवान स्वरूप ने 5 रुपये भी कभी किसी फार्म पेटे लिए हैं, किसी काम के बदले लिए हैं, किसी की सेवा दी तो उसके बदले में लिए हैं, गाड़ी में पेट्रोल जला करके घर के पैसों से आके उसको ला के उसका काम कराया। एक भी सिंगल पर्सन ये नहीं कह सकता आज तक के इतिहास में कि मैंने 100 रुपये किसी से लिए हों काम के बदले में। ये मेरी सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँगा भगवान स्वरूप जी गुरुड़ा से, जैसा अभी बता रहे हैं कि गुरुड़ा यानी ये मेघवाल समाज के गुरु हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र की भाषा होती है वो बिगाड़ के कही जाती है, इसलिए इनको गुरुड़ा कहा जाता है। और मैं पुनः बता दूं कि आपके पिताजी जो हैं उदय राम जी गुरुड़ा, वो सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रथम प्रधान रहे हैं और उसके अलावा छापर विधानसभा से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं राउतराम जी आर्य के खिलाफ और बहुत कम मतों से वो पराजित हो गए थे। अब इन्होंने जैसी जो बातें इन्होंने कही है, कुछ और कहना चाहते हैं आप? मेरा यही निवेदन है कि मेरे अलावा आज तक कोई मेघवाल नेता ये नहीं कह पाया कि मैं वोट ले आऊँगा। कोई 10% ही वोट ले जाए तो जीत हो जाती है पार्टी के अंदर। ये आमूल चूल परिवर्तन मैं करके बता सकता हूँ, मेरा दावा है कि और नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मैं 50% वोट मेघवालों को लाके बता दूंगा। और अगर पार्टी मुझे कहे आज भी बिना टिकट दिए ही मुझे कहे तो मैं आज भी मेघवालों को भर के ला के आपको दिखा सकता हूँ। जिम्मेदार मेघवालों को, नॉमिनेटेड मेघवालों को, पंचों को, सरपंचों को, दूसरों को, पंचायत समिति मेंबरों को गाड़ियाँ भर के ला के आपके सामने शक्ति प्रदर्शन कर सकता हूँ। ये मेरा दावा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 50% क्या उससे ज़्यादा वोट मुझे मिलेंगे। और बीजेपी के वो बीजेपी को नहीं जानते और किसी को नहीं जानते, वो भगवान स्वरूप को जानते हैं। मैंने उनकी सेवा की है, उनका काम किया है, इस वजह से मुझे वो जानेंगे। आप सुन रहे हैं, एक नया दावा भगवान स्वरूप जी ने किया है, क्योंकि अब तक की जो सुजानगढ़ की राजनीति है वो मेघवाल जाति के इर्द गिर्द घूमी है। क्योंकि जहाँ लगातार 44 वर्षों तक मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार केवल रामेश्वर भारती को टिकट दी। उसके अलावा यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया कि मेघवाल जाति के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए ताकि मेघवाल जाति के वोट प्राप्त किए जा सके। लेकिन भगवान स्वरूप जी आरोप लगा रहे हैं कि केवल 5% मेघवाल वोट ही भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर सकी है। अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं 50% क्या 70% मेघवाल के वोटों को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल सकता हूं। और ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले मैं शक्ति प्रदर्शन कर सकता हूं या गाड़ियां भर के लाके भारतीय जनता पार्टी को दिखा सकता हूं। कुछ और कहना आपको? हाँ, मैं सुजानगढ़ के बारे में मेरा विचार है, सुजानगढ़ है छोटा सा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। और ये मेरी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी इस कामों के अंदर कि सुजानगढ़ को जिला बनाऊं। क्योंकि मेरे को इस मामले में जितनी तकलीफ होती है उतनी शायद, या मतलब मेरे आसपास के गांव वालों को होती है उतनी शायद किसी को ही नहीं रही। लालगढ़ वालों को ज़्यादा होती है, चूरू जाते हैं। यहाँ से लालगढ़ पड़ता है 100 किलोमीटर। अगर छापर दे के जाते हैं तो छापर जाओ पहले तो 12 किलोमीटर ऐसे, और फिर 20 किलोमीटर उधर जाओ कातर से लालगढ़, तो ये 12 और 20 ये 32 किलोमीटर का ये सफ़र मेरा फालतू का लगता है। फिर बीच में छापर से लेकर के कातर तक का रास्ता सीधा है, ऐसे अगर सीधा जाएं तो वो 62 किलोमीटर है। तो ये क्या है कि दूरी ज़्यादा है। फिर यहाँ से फिर यहाँ आओ, एक दिन में जाके आदमी चूरू काम करवा के नहीं आ सकता किसी भी शर्त पर। अरे बात कोई तो ये है। और दूसरे में मेरा विज़न है कि सुजानगढ़ में अगर मैं मतलब यहाँ मुझे टिकट मिलती है और मैं विधायक बनता हूँ तो मैं सुजानगढ़ के अंदर कुछ एक मेरे बहुत मन में बातें हैं कि अपने संसार में मानी हुई, देश में तो है ही है, टॉप जो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं, उनके भी गुरु खेमचंद प्रकाश जी हैं और कन्हैयालाल जी सेठिया, ऐसे महान कवि, राजस्थानी कविताओं के मास्टर,
ऐसे लोगों के नाम पर मेरा विचार है कि यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए, इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। सुजानगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मुहिम को तो मैं साकार रूप देकर ही रहूँगा, इसमें तो आप दोबारा पूछना ही मत। मेरा इतना धसी हुई बात है कि अगर ऐसे नहीं होता है तो चाहे विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप करना पड़े इसके लिए, और मुझे जितना जोर लगाना पड़े मैं ये तो करवाऊँगा। और सुजानगढ़ के लिए विशेष जो है, अब सड़कें जो ऐसी है कि सड़कों के ऊपर नालियाँ इतनी मोटी मोटी पड़ी है और उनके ऊपर कुछ नहीं है, उठा के गाड़ियाँ पड़ती है, पड़ के रोजाना बेचारे बेरिंग टूटते हैं और टूटते हैं, स्टड टूट जाते हैं, तो छोटे वाहन तो चलना ही बड़ा दुष्कर हो गया है। नालियाँ, बाईपास, इन सौंदर्यकरण पर ध्यान कभी गया ही नहीं, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। योजना के तहत केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण जो मंत्रियों से मिलकर नई नई योजनाएं लाना, रेलवे विकास के लिए छापर रोड फाटक पर पुलिया के निर्माण का प्रयास, आसाम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण से नियंत्रित दैनिक गाड़ियां चलवाना, ये मेरी प्राथमिकता के तौर पर रहेगा। सभी वर्गों के अभावग्रस्त लोगों के लिए सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करवाकर आमजन को फायदा पहुंचाना, यह मेरा ध्येय होगा। सुजानगढ़ में रिंग रोड का निर्माण, ये बहुत बड़ा मिशन है। इससे जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सालासर रोड स्थित नए बस डिपो को शुरू करवाना, लाडनू रोड पर नए बस स्टैंड का निर्माण कराना, ये काम प्राथमिकता के तौर पर हैं। और केंद्र और राज्य सरकार के बजट में सुजानगढ़ के लिए विशेष विकास हेतु ज़्यादा से ज़्यादा नई योजनाओं का बजट पास करवाना। आपने योजना का पानी नियमित रूप से भाजपा के प्रत्येक घर तक बिना किसी समस्या के पहुँचाना, ये बहुत आवश्यक काम है जो होने चाहिए। इनके अभाव में सुजानगढ़ की बहुत बड़ी बर्तशना होती है। यहाँ आते हैं तो लोग परेशान होते हैं। तो मेरा ये सपना है, नया सुजानगढ़, आधुनिक काल का नया सुजानगढ़, बिदासर, सालासर। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये है विजन है। नया सुजानगढ़, ये बड़ा नारा है, क्योंकि सुजानगढ़ तो पहले से हैं, लेकिन इसको एक नया रूप देने की जैसी सारी योजना इन्होंने बताई है। और सबसे बड़ा मुद्दा करें कि जिला, चाहे मुझे वहाँ पर कितनी बड़ी आवाज़ उठानी पड़े, अगर आप विधायक बने तो जिला बनाने की सबसे बड़ी मांग को विधानसभा में रखेंगे। स्वच्छ सुंदर सुजानगढ़ की परिकल्पना इन्होंने की है। किसानों के लिए कहा कि मैं खुद किसानों के लिए लगातार, किसान है और किसानों के लिए काम करते रहे हैं। योजनाओं का पता नहीं है, लेकिन फार्म खुद भर के लोगों को देते हैं और बिना पैसा, पेट्रोल डीजल तक का पैसा नहीं लेते हैं। और निश्चित रूप से दावा बड़ा है कि बिदासर क्षेत्र, जो कि वोटों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें अपनी बहुत बड़ी पकड़ बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेघवाल वोटों पर आपका बड़ा अधिकार भारतीय जनता पार्टी का करवा सकते हैं। एक बड़ी बात है, नई बात है। अभी आपको पता है, कल होटल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 युवाओं ने यह दावा किया था कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मेघवालों को टिकट दी, इस बार हमें टिकट मिलनी चाहिए। चारों एक साथ बैठे थे, आपको पता है, विजय चौहान, भवदीप भाटी, उसके अलावा गणेश मंडावरिया, और इसके अलावा एक नाम था राजेंद्र नाइक। इन 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और निवेदन किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट गैर मेघवाल जाति के व्यक्ति को दी जाए। यानी सुजानगढ़ की राजनीति गर्मा चुकी है और उस गर्माती राजनीति में एक नया दावा ठोका गया है भगवान स्वरूप जी गुरुड़ा ने, जिनके पिताजी, पुनः बता दूं कि सुजानगढ़ के प्रथम प्रधान रहे हैं। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी आला कमान किसको टिकट देती है। मैं फिर कह दूं कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। एशियन सुधला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी और सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।